ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे कि ईवीएस मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया था मैराथन सेशन के द्वारा भी, एनसीईआरटी के द्वारा भी। आप जिसमें देखना चाहते हो आप उसमें देख सकते हो। और आपने बोला था कि सर प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवा दीजिए, तो मैं वही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं आज आपके लिए। ये आपका एक पेपर है प्रीवियस ईयर का, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हम आज जो बात करेंगे वो दो पेपरों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज दो पेपर को हम सॉल्व कर लेंगे, जो कि एक ये है और एक और पेपर है। दोनों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे में सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए और फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी नोटिफिकेशन चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे YouTube का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे उनको YouTube की तरफ से चला गया और मेरी तरफ से भी आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया था। बिल्कुल डियर गुड मॉर्निंग। जो बच्चे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं और जो बच्चे गुड आफ्टरनून कह रहे हैं उन सभी को गुड आफ्टरनून। जो जैसा कनेक्ट करना चाहता है वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 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 सर, ईवीएस की पेडागोजी की मैराथन लाइए प्लीज। बिल्कुल डियर, ईवीएस की मैराथन पर और पेडागोजी की और मैथ्स के मैराथन पर काम चल रहा है। जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी क्लास, ठीक है। बिल्कुल डियर, सभी को नमस्कार, सभी को हाय, सभी को हेलो। बाकी जो बच्चे जैसे कनेक्ट करना चाहते हैं बिल्कुल कनेक्ट कर लीजिए। और बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ये कौन सा ईयर का है, तो डियर मैं आपको ईयर नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है अपने सामने आंसर की खोलकर बैठ जाते हैं। मुझे पता है तुम क्या चालाकी करते हो, आंसर की खोलकर बैठ जाते हैं और जो मैं आंसर देता, मैं जो समझाने की कोशिश करता हूं वो आंसर देकर ये सोच लेते हैं कि इसका आंसर हमने दे दिया, हमने सही आंसर दिया। अरे डियर, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ यार। ये जो पेपर है वो किस ईयर का है मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कौन से ईयर का है। अभी मैं आपको बता दूंगा तो बच्चे आंसर की खोलकर बैठ जाएंगे और आंसर देते रहेंगे और सोचेंगे कि वही है। अपनी वाहवाही करवाने के चक्कर में कुछ बच्चे ऐसा करते हैं और वो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा ये कौन से ईयर का जो हम पेपर सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको कोई सा भी ईयर नहीं बता रहा हूं, बस क्वेश्चन को देखिए, आंसर को बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बिल्कुल अभी नहीं बताऊंगा मैं कौन से ईयर का है, कौन सा पेपर है, बस इतना ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर है बस, ठीक है। चलिए बाकी बातें बाद में, कोई जरूरत नहीं है किसी बच्चे को नोटबुक निकालने की, कुछ करने की। बस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस चीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के अपने पहले क्वेश्चन पर चल लेते हैं। ईवीएस हम शुरू करने वाले हैं। तो ईवीएस शुरू होती है आपकी 60 क्वेश्चन यहां से। ये है आपका पर्यावरण अध्ययन 61 क्वेश्चन से। थोड़ा सा मैं इसको आपको जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे सही तरीके से। चलिए अब मुझे लगता है सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को। और जूम करना है तो बताइए। इतना तो मुझे लगता है इतना तो दिखाई दे रहा होगा, सही है। इससे ज्यादा जूम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए एक और जूम कर देता हूं मैं आपके लिए। अब तो सही से दिखाई दे रहा होगा बच्चों को, ठीक है। देखा, मुझे पता था कुछ बच्चे ऐसे करते हैं। चलिए तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। ओके चलिए तो जल्दी से बताइए क्या प्राप्त नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। डीजल जो होता है वो भी, मोम होता है वो भी, और ग्रीस जो होता है वो भी, ये तीनों के तीनों जो होते हैं क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। लेकिन कोयला यानी कि कोल जो होता है वो प्राप्त नहीं होता है। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था। हमें बोलना था नॉट यानी कि नहीं। तो बिल्कुल डियर ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए क्या होगा सही आंसर। निम्नलिखित में से त्योहार के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो जल्दी से बताइए। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। जिस दिन पूरा का पूरा चांद दिखाई देता है। तो जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, होली, रक्षाबंधन एंड गुरु नानक जो आपका जन्म दिवस होता है, नानक बर्थडे होता है वो, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित राज्यों में समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। तो कल आपको मैंने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला चैप्टर करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डाल रखा था। तो जल्दी से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज ए कोस्ट ऑन अरेबियन सी। जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा। देखिए
जो आपका किसकी तरफ पूछा, अरब सागर की तरफ, यानी कि पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ आपके 5 राज्य और ईस्ट की तरफ आपके 4 राज्य जुड़ते हैं समुद्री सीमा से, जो कि देखो वेस्ट की तरफ कर्नाटक है, केरल है, गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही था। बाकी तेलंगाना की कोई समुद्री सीमा नहीं होती है, पश्चिम बंगाल जो होता है पूर्व की तरफ आता है, और साथ ही साथ में तमिलनाडु भी पूर्व की तरफ ही आता है। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया था वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बताइए कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन मैप और ऑफ आर कंट्री। तो आप सभी को पता है, कल मैंने आपको मैप के द्वारा बताया था, ऊपर की तरफ ये जो था ये बिहार था, नेपाल के बॉर्डर की तरफ टच, और उसी के साथ में आपका क्या था, झारखंड था। ओके, तो ये झारखंड हो गया, जो कि किसकी तरफ होता है, तो ये हमारा राज्य पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा के केस में होता है उत्तर की तरफ पड़ता है, कल मैंने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में पढ़ाया था आपको। तो ओडिशा के उत्तर की दिशा की तरफ पड़ता है, कहां पड़ता है, नॉर्थ ऑफ ओडिशा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। थोड़ा सा ये आपका कल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में भी ये वाला क्वेश्चन मैंने डाल रखा था। क्या बोल रखा है, देखिए आप एक्स पर स्थित हो और आपका विद्यालय वाई पर है स्थित है। तो मैंने आपको बोला था जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो ध्यान रखिएगा आपको एक डॉट ले लेना है। फॉर एग्जांपल के रूप में हमने एक ये डॉट मान लिया, क्या है, एक्स मान लिया इसको। देखो आगे बोल रखा है आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अंततः आप पहले ए पर पहुंचते हो, जो कि एक्स के ठीक उत्तर है। उत्तर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। ए पर पहुंचे हम, ठीक है। कितने मीटर की बात करी गई है, तो 30 मीटर की दूरी की बात करी गई है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आप बी पर जाते हो, जो कि ए के ठीक पश्चिम में है। तो ए के ठीक पश्चिम ये रहा, जो कि कितना मीटर है, तो ये 40 मीटर है। ओके, जो कि बी पहुंच गया। आगे बोल रखा है जो कि फिर आप सी पर जाते हैं। ओके, बी पर पहुंच गया 40 मीटर। फिर आप सी पर जाते हो, जो कि बी के ठीक उत्तर है, यानी कि ये रहा उत्तर। सी पहुंच गया कितने मीटर, 30 मीटर। और आखिरी में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हो, जो कि सी के ठीक पश्चिम में है, यानी कि ये रहा पश्चिम, ये रहा आपका विद्यालय 40 मीटर। ठीक है, आपसे पूछ रखा है विद्यालय के संपेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। तो विद्यालय के संपेक्ष ये है आपका विद्यालय और ये है आपका घर। तो इसके इस वाले तरफ में क्या है, इस वाले तरफ में, तो इस वाले की तरफ से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका स्कूल था और ये आपका घर था। तो ये वाले यहां पर आप एक प्लस का निशान बनाओ, और ये देखो कौन सी डायरेक्शन है, तो ये हो जाती है आपकी ईस्ट, ये हो जाती है आपकी साउथ। तो साउथ ईस्ट ऑप्शन नंबर फोर्थ जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ओके, बिल्कुल बिल्कुल साउथ ईस्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको बस पॉइंट आपको एक डॉट ले लेना है, ये मत करिएगा कि ये एक्स हो गया एक डॉट और ये हो गया एक वाई। अब इन दोनों को मिलाने के चक्कर में ना आप बस आंसर आपका गलत निकलेगा ही निकलेगा। बस आप एक लीजिएगा एक्स, दूसरा अपने आप मिल जाएगा, आप चलते जाइएगा और जहां से पूछा हो वहां पर एक प्लस का निशान बनाइए और उससे आप कोरिलेट कर दीजिए। समझ में आ गया सभी बच्चों को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखो क्या बोल रखा है। बोल रखा है कि कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ और यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली थी तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय यानी कि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। थैंक यू डियर आप सभी का। बिल्कुल डियर, रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। ओके ओके, बच्चे कह रहे हैं कि सर रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर आइए। डियर ऑलरेडी जब मैं आपको पैटर्न करवा रहा था, थ्योरी करवा रहा था, जब मैंने आपको न्यू क्वेश्चंस करवाए थे, इस समय आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का टाइम है ये। ठीक है, जिस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का टाइम है उस समय आप कह रहे हो नए क्वेश्चन करने चाहिए, तो आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी ही गलत है। ठीक है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी को थोड़ा सही करो डियर। इस समय प्रीवियस ईयर से आपको पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
चलिए बच्चे कह रहे हैं इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, बी। ओके, 53 किलोमीटर। देखिए चलिए क्या है देखते हैं। 30 जून को चला और कब पहुंचा वो? अगले दिन पहुंचा, यानी कि 2 दिन। अब मैंने कल आपको बताया था 2 दिन में हम 1 दिन का समय लेते हैं, यानी कि 24 घंटे का समय लेंगे, ठीक है। और कितने बजे पहुंचा वो? 7:15 पर पहुंचा। तो ये 7:15 हम इसमें प्लस कर देंगे। तो अब इसको प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 31:15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31:15 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रखा है कि यह रेलगाड़ी जो है 9:45 पर मडगांव से चली थी, तो यानी कि 9:45 इसमें से आप क्या कर दो? माइनस कर दो। अब देखो यहां से है ना, 15 में से 45 तो जाएगा नहीं, तो इसने इसको 60 देगा। कितना देगा? ये 60 देगा। और 60 दिया तो 60 और 5 65 और 10 75, और 75 में 45 गया तो 30, तो ये 30 बचा और यहाँ 30 बचा। 30 में से 9 गया तो ये बचा 21। तो 21 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना 1/2, यानी कि 21 दूनी 42, 43/2, ये भी लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। आगे बोल रखा है कि 11:40 किलोमीटर, तो 11:40 किलोमीटर अपॉन में 43, 43 अपॉन में 2, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा। तो 11:40 गुना 2 अपॉन में 43, गुना करोगे तो 0 का 0, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 अपॉन में 43। अब देखो यहाँ पर डिवाइड करने के लिए जब मैंने आपको बोला था, देखो हर जगह 5 5 है ही। 43 का टेबल नहीं आता तो लिख लीजिए 5 दूनी कितना होता है? 5 तिया 15, 1 5 चौक 20 और 1 21, कितना आ जाएगा आपका? 43 और पंजे, तो ये हो जाएगा आपका 125। फिर हमने कहीं गलती कर दी, 5 तिया 15, बिल्कुल 5 तिया 15 का 5, 1 5 चौक 20 और 1 21, 215। तो 228 में से 215 हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? तो 8 5 13, 13 बच गया और यहां पर बच गया 0, ये आ गया 0। इसको इससे काट दो 5, और अब यहां पर देखो 3 से काटोगे तो 43 तिया 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129 हो गया, यानी कि 1 बचा। अब यहां पर देखो 1 बचा तो यहां पर हमने लिखा 3, पॉइंट लगाया, यहां पर लिखा 0, फिर हम यहां लगाएंगे 0, फिर यहां लिखेंगे हम 0, तभी तो हम 100 बना पाएंगे, तभी तो 43 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यानी कि पॉइंट के बाद आपका 0 आ रहा है, और पॉइंट के बाद जब 0 आता है तो 53 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से बताइए। पहले पेन चेंज कर लेता हूं यार, ये ग्रीन ग्रीन सा अजीब सा लग रहा है। क्या बोल रखा है देखिए, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? तो टिन क्या है वो आपको बताना था। क्वेश्चन कह रहे हैं सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए, लीजिए डियर, और जूम कर देते हैं और बताइए। अब इससे ज्यादा जूम करने के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा जूम मैं कर नहीं पाऊंगा और हो नहीं पाएगा, ठीक है। एक बार और करके देखें। चलिए अब दिख रहा है, देखिए जरा। चलिए मेरे हिसाब से तो सही दिखना चाहिए। चलिए जिस जिस बच्चे ने इसका बी लगाया वो बिल्कुल सही लगाया है, कि वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है उसी को हम टिन कहते हैं। यानी कि जो कनस्तर होता है, मान लीजिए एक टिन, उस टिन में जितने बीज आएंगे और वो बीज जितने जमीन पर बोए जाएंगे उसी को हम 1 टिन जमीन कहते हैं, और उसी के द्वारा मिजोरम में ऐसी खेती की जाती है लॉटरी सिस्टम के द्वारा, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पढ़ो और बताओ। क्या बोल रखा है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? तो वो कौन सा है जल्दी से बताइए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड डंस आर फाउंड? तो कहां पर है, कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। डियर, किसी का ईयर का भी पेपर हो, उस ईयर को छोड़िए, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आबू धाबी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। आबू धाबी में इस प्रकार के टीले पाए जाते हैं, रेत के पहाड़ पाए जाते हैं, रेत का टीला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर लगाया जिस जिस बच्चे ने लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। बोल रखा है कि हम सभी
पुराने कुएं को देखते हैं जो कि अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब लगभग 20 से 25 साल पहले या 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुएं सूखने की संभावित सही कारणों को चुनिए। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन और ये रहा आपका क्वेश्चन। पढ़ो और बताओ सही आंसर इसका क्या हो सकता है। सीडीपी के प्रीवियस ईयर कराइए, तो बिल्कुल डियर सीडीपी के प्रीवियस ईयर करवा रखे हैं। अगर आप चेक करोगे प्लेलिस्ट में, तो मैंने आपको करीब करीब 10 या 15 दिन पहले करवाए थे। ईवीएस के नहीं करवाए थे, इसलिए ईवीएस के करवा रहा हूँ। सीडीपी करवा दी थी, हिंदी करवाए थे, मैथमेटिक्स करवाए थे, आप चेक करिए प्लेलिस्ट में। ओके डियर, चलिए बच्चे कह रहे हैं 69 का डी होगा। डी क्या है? ए, बी एंड डी। चलिए चेक करते हैं। पहला, जिन झीलों और तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है। बिल्कुल सही आंसर लगाया। पेड़ और कुएं जो आसपास के क्षेत्र के जमीन को कोलतार और सीमेंट से ढक दिया गया। बिल्कुल सही है। कुएं का कोई उपयोग नहीं करता है, इसलिए कुएं की टूट जो पानी है टोटियों से ली जा रही है, तो पानी टोटियों से ली जा रही है तो कुएं सूख जाएंगे? नहीं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए जो विद्युत यानी कि जो मोटर वगैरह आती है उसको चलाकर पानी खींचा जा रहा है, जिसके कारण पानी जल्दी खत्म हो जा रहा है। तो ए, बी एंड डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से पढ़ो और बताओ सही आंसर क्या होगा। बोल रखा है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। आप सभी को पता है पर्यावरण अध्ययन की जो संकल्पनाएं हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय में यानी कि साइंस एंड सोशल साइंस में नहीं रखा गया है। ऐसा क्यों करा गया? जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? क्यों किया गया? जल्दी से बताइए। 69 का डी। ओके डियर, बिल्कुल सही था 69 का। अब 70 आ गया, 70 का बताइए। चलिए 70 का बी 2, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। बिल्कुल डियर सही आंसर लगाया जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर 2 लगाया। पर्यावरण अध्ययन की जो संकल्पनाएं और मुद्दे हैं उनको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो है वो 6ठी से शुरू होती हैं, 5वीं तक तो आपकी ईवीएस है। ईवीएस की संकल्पना इसमें नहीं रखी गई है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बड़े हो जाते हैं और इस उम्र के बच्चे जो होते हैं अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, इसलिए नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक इस प्रकार से निर्धारित की गई है तभी नहीं रखा गया, बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक जो बनाई जाती है विद्यार्थियों की आवश्यकता, रुचि, अरुचि को देखकर बनाई जाती है। शिक्षण अधिगम को एक अच्छी युक्ति देने के लिए नहीं डियर, अगर शामिल करते तो और भी अच्छी होती ना, लेकिन यहां पर शामिल नहीं करा गया क्योंकि इस वर्ग के बच्चे इससे आगे की सोचने लग जाते हैं और पाठ्यक्रम की बाहर की तो कभी बात ही नहीं करी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो 1 और 2 पहली और दूसरी क्लास की बात करी गई है, और कौन सा इसमें से ट्रू है वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ईवीएस सब्जेक्ट फ्रॉम फॉर क्लास 1st एंड 2nd। जल्दी से बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। सर कितने क्वेश्चन हो गए हैं डियर? अभी 10 क्वेश्चन हुए हैं, 11वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए बी सेकंड बी। चलिए बिल्कुल क्या है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संप्रदान भाषा और गणित के माध्यम, बिल्कुल सही आंसर लगाया है। जो पहली और दूसरी क्लास है ना उसमें कभी भी आपकी ईवीएस की बुक है ही नहीं। ईवीएस की बुक ना होने के कारण इसकी जो भी संकल्पनाएं होती हैं वो भाषा या फिर गणित, चाहे इंग्लिश हिंदी हो या फिर गणित हो, उस पुस्तक में दिए गए हैं। तो मैं आपको जब ईवीएस करवा रहा था क्लास 1st और 2nd की भी कुछ बातें, जैसे कि वर्ली जो पेंटिंग है वो 3rd, 4th और 5th क्लास में कहीं पर भी नहीं दे रखी, वो 1st क्लास में दे रखी है हिंदी की पुस्तक में। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया इसका बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, पढ़ो। बोल रखा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? अब देखा होगा आपने जो आपके टॉपिक्स है ना सिलेबस के अनुसार, उसमें है ना थीम्स को क्या किया गया है, प्रपोज किया गया है, यानी कि उसको रखा गया है उप विषयों के स्थान पर। ऐसा क्यों किया गया है जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा। चलिए बच्चे कह रहे हैं सी, 72 का सी क्या है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के
विकास के लिए, ध्यान रखिएगा जहां पर भी अंतर संबंधित बोल रखा हो या उनसे जुड़े हुए मुद्दों को समझने की बात करी गई हो, वो आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। ओके, तो उसके जो स्थानीय परिवेश है यानी कि जो उसका रियल लाइफ है उस चीजों को समझने के लिए ऐसा किया गया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि भोजन हो गया, शेल्टर यानी कि जो आप घर बनाते हो वो हो गया, परिवार मित्र हो गए, तो ये क्या है, सारे के सारे हमारे स्थानीय परिवेश के मुद्दे हैं। उन चीजों से संबंध जोड़ सके, उन चीजों को सीख सके बच्चे, उसके अंदर नैतिक विकास हो सके, इसलिए ऐसा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन सा एक नहीं है, वो बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 बोर्ड्स थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। तो इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो भोजन तो यहां से हटा ही दीजिए, क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया फूड होता ही है। शेल्टर यानी कि आवाज भी मैंने आपको बताया ये होता ही है। बचे आपके ये 2 काम। अब इन दोनों काम में से कौन सा सही आंसर है जल्दी से बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर 4 बच्चों ने लगा दिया, बिल्कुल सही लगाया है। वर्क एंड प्ले, काम और खेल जो है ये आपका थीम नहीं होता है, बाकी तीनों के तीनों थीम है। तो जिस जिस बच्चों ने 4th लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। 6 थीम्स होती है, 6 के 6 को ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा रखी है, नहीं देखी है तो जाकर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए सही आंसर क्या होगा। बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। क्या है, सच नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर। चलिए डी 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 बी। ओके, कई बच्चे बी बोल रहे हैं और कई बच्चे इसका डी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए देख लेते हैं बी को पहले। पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित अध्ययन है, ये तो सही तो है। इसने बोल रखा है सच नहीं है, तो ये तो सच तो है, पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो बाल केंद्रित होता है, सही कहा गया है। आगे देखो डी इसका सही आंसर होगा, यानी कि गलत था, हमें गलत चुनना था कि कभी भी उनके जो पूरा का पूरा पर्यावरण अध्ययन होता है उसको वर्णन पे, यानी कि बच्चा जो होता है बैठा रहता है और टीचर ही डेमोन्स्ट्रेट करता रहता है, बताता रहता है और साथ ही साथ में परिभाषाओं के ऊपर बल देता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाल केंद्रित के ऊपर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो क्या बोल रखा है। बोल रखा है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए क्या एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 ऑप्शन है, बताओ क्या हो सकता है। कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बच्चा बताएगा जल्दी से बताओ। ओके, बच्चे कह रहे हैं क्लियर नहीं है। डियर आज भी क्लियर नहीं होगा तो कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो राइट हैंड साइड में 3 डॉट होते हैं, इन 3 डॉट पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी को 480p पर करो, क्योंकि ये पीडीएफ है और वो भी किसका है, सीटेट की पीडीएफ है। बिल्कुल क्लियर इमेज है, एकदम क्लिस्टर क्लियर है, सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए, बस क्वालिटी को आप अपने आप क्वालिटी को बढ़ाओ, सब दिखेगा, ठीक है। चलिए कई बच्चे कह रहे हैं डी, कई बच्चे कह रहे हैं ए और कई बच्चे कह रहे हैं बी। चेक करते हैं, देखिए क्या बोल रखा है। पहला, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का होना चाहिए सीखने सिखाने में। नेक्स्ट है बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से, अरे डियर कैसी बात कर रहे हो कि बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, कभी भी ऐसा नहीं होता है डियर, ध्यान रखिएगा। टीचर को अपने ज्ञान को बच्चों के ज्ञान से जोड़ना होता है, बच्चा जिस प्रकार से सीख रहा होता है उस प्रकार से सिखाना चाहिए। अब बच्चा आपके लेवल के बराबर कैसे सीख लेगा, जरूरी थोड़ी है इस चीज को, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारियों से बाहर, बिल्कुल सही आंसर लेना। कक्षा के जो पर्यावरण अध्ययन है उसको 4 दीवारियों के अंदर तक नहीं रखना बल्कि बाहर ले जाकर भी सिखाना होता है, ये भी सही है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, देखो बच्चे का जो अपना ज्ञान है, जो उसका खुद का अपना ज्ञान है, उसको क्या करना है, विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना है, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन को कोरिलेट करके उसको समझाना है, ये भी बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में उनके परिवार में कैसे कैसे रिवाज है वो विद्यालय से जोड़ दिया जाता है, तो ये होता है ना। तो ये ए सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। जिस जिस बच्चों ने ए लगाया था सभी के सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट थे, बिल्कुल ए सही आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रखा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है, यानी कि मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी पूछी गई है किस चीज के लिए, एंगेज लर्नर इन ईवीएस इज। तो इन चारों में क्या होगा, जल्दी से बताओ कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा।
बिल्कुल डियर, ऑप्शन नंबर ए, किस्से एंड कहानियां। क्यों? क्योंकि कहानियों के माध्यम से बच्चा जो होता है अपने आप को ज्यादा कोरिलेट कर पाता है और भावनात्मक रूप से भी बच्चा सीख रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था। केवल पाठ्य पुस्तक को रीड करने से कभी भी नहीं होगा, या केवल टीचर ही उसको व्याख्यान करता रहेगा, बच्चा केवल सुनता रहेगा तो नहीं होगा, या फिर टीचर जो होगा वो क्लास के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा और बच्चा केवल सुन रहा होगा, देख रहा होगा, उससे भी नहीं होगा। किस्से कहानियों के द्वारा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं किस्से कहानियों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रखा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोत की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या बोल रखा है? पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करी गई है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और सही ऑप्शन आपको चुनना है। ऐसा क्यों करना चाहिए वो बताना है आपको। तो जल्दी से बताइए इन चारों के चारों ऑप्शन में से क्या इसका सही आंसर होगा। इसका कौन सा बच्चा बताएगा? इसका फटाफट बताओ, फटाफट। चलिए कुछ बच्चे ए कह रहे हैं। डियर क्लियर नहीं दिख रहा है तो राइट हैंड साइड में 3 डॉट पर जाइए और वीडियो की क्वालिटी को 480p पे करिए, क्योंकि वीडियो अपने आप ही आपको साफ दिखाई देने लग जाएगा। चलिए बच्चे कह रहे हैं सी और कई बच्चे कह रहे हैं बी। चलिए देख लेते हैं, कई बच्चे कह रहे हैं सी और कई बच्चे कह रहे हैं बी। ऑप्शन पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ये तो बिल्कुल सही कहा गया है ना कि केवल शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ये तो सही कहा गया। जरूरी थोड़ी है केवल पुस्तकों से सीखोगे या टीचरों से सीखोगे, क्या पता आप अपने इन्वायरमेंट से भी सीखो। तो ये तो सही बात है, नहीं बोल रखा। अगर होता तब गलत हो जाता। ये तो बिल्कुल जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सभी के सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। आगे बोल रखा है यह पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति। बिल्कुल सही आंसर का है, क्योंकि बच्चे का जो सीखना शुरू होता है वो पहले परिवार से ही सीखना शुरू होता है, तो विकास करेगा। बिल्कुल सही कहा है, ऑप्शन नंबर बी भी। नेक्स्ट है यह शिक्षकों को और बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ये भी बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि बच्चे को अगर आप दैनिक जीवन से जोड़ रहे हो, उसके अनुभव क्लास में पता कर रहे हो, तो बच्चे की पृष्ठभूमि से टीचरों को जोड़ने में मदद करेगा। सही कहा गया। नेक्स्ट है कि बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। अब यहां पर देखो क्या बोल रखा है कि बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। मनोक्रियात्मक कौशल कहने का मतलब ये है कि जहां पर बच्चा खुद अपने कर सीख रहा हो। जब करके सीखेगा जब क्रियात्मक होता है, तो ये भी एक तरीके का बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन आपको केवल 3 चुनने या फिर 2 चुनने हैं, तो इस हिसाब से जो हम चुनेंगे वो बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, बी एंड सी। डी भी सही है लेकिन कम सही है। सौंदर्यगत का मतलब, कहने का मतलब यहां पर ये है कि बच्चे को जो भी यहां पर क्या दी जा रही है वो एथेंटिक सेंस, जो भी उसके अंदर की भावनात्मक चीजें उसको चीज विकसित करने की बात करी जा रही है। ए को तो हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं, इसलिए हमें ए लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लीजिए क्वेश्चन ये भी बड़ा है, पढ़ते हैं क्या है। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों और प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य होगा? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और 4 ही आपके सामने ऑप्शन है। जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा इसका। बिल्कुल, चलिए बच्चे कह रहे हैं 77 का सी। 77 है क्या? ये 78 है डियर, 78 है। 78 है, 78 का बच्चे कह रहे हैं डी। ओके चलिए देखते हैं क्या है। डी बोल रखा है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन। बिल्कुल, जो बच्चे सीख रहे हैं, कैसा सीख रहे हैं कैसा नहीं सीख रहे, उस चीज का आकलन करने के लिए कर रहा है टीचर। सही है। बच्चों को खोजने का अवसर, बच्चा जब खुद करेगा, प्रश्न को खोजेगा, चर्चा करेगा, तो वहां पर क्या करा जा रहा है? आकलन। बच्चे को खोजने के लिए खुद उसको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति, बिल्कुल उसके अंदर जो अपने विचार है उसको अभिव्यक्त करने के अवसर दिए जा रहे हैं, ये भी सही है। बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर कभी भी विभेद नहीं करना चाहिए। विभेद तो कभी भी नहीं करना चाहिए। कम सीखता है इसको कम सीखने वाले ग्रुप में डालो, ये ज्यादा सीखता है ज्यादा सीखने वाले ग्रुप में डालो, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी यानी कि 4th जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। कभी भी बच्चों के बीच में आपको विभेद नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बताइए। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने कि समूह क्यों बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से आप आंसर लगाइएगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका।
बिल्कुल 78 का डी जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। अब 79 का बताइए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पढ़िए इजी तरीके से, टेंशन ना लीजिए कि सर टाइम नहीं दे रहे, बिल्कुल टाइम दिया जाएगा, आराम से पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करो अपने आप, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? आई थिंक ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है 79। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं डियर, 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। चलिए बच्चे कह रहे हैं ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चेक कर लेते हैं क्या है इसका। ऑप्शन ए कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बिल्कुल सहपाठी अधिगम का, जब आप एक दूसरे के साथ सीख रहे होते हो पीयर ग्रुप्स में, तो यहां पर समूह बनाकर सिखाया जा रहा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। यह बच्चों को सामाजिक अंतरक्रिया, बिल्कुल ठीक है। आप जब एक से ज्यादा जब ग्रुप बनाते हो, 5-6 बच्चों का ग्रुप बनाते हो, तो आपस में बच्चे एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो सामाजिक अंतरक्रिया कर रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है। नेक्स्ट है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली। देखो क्या बोल रखा है, बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन को समूह जो होता है वो क्या करता है, प्रोत्साहित। अरे डियर, हमें बिना बोझ के तो कोई सिखाना ही नहीं है, बोझ तो हमें कभी समझना ही नहीं है किसी चीज को, ठीक है। सीखना वैसे है जैसे बच्चा सीखना चाहता हो। नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने। ये भी बिल्कुल गलत है, कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि अनुशासन बनाने के लिए उनको चुप करा दो, समूह बना दो या अलग अलग कर दो। और वैसे भी जब बच्चे समूह में सीखते हैं तो हल्का फुल्का शोर तो होगा ही होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बताइए क्या बोल रखा है इसने। बोल रखा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पूछ रखा है आपका। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, कौन सा इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट या फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, बी, डी या सी। देखते ही आपको आंसर लगा लेना चाहिए था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तक तो आंसर मिल जाना चाहिए था मुझे इसका। बिल्कुल डियर सी, जिस जिस बच्चों ने कहा बिल्कुल सही आंसर का है। कभी भी हम रिमेंबरिंग, रोट मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस नहीं करते, याद करने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, चाहे ईवीएस हो या कोई और भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन, ध्यान रखिएगा, जब आप अपने आकलन खुद कर रहे होते हो तो उसको क्या कहा जाता है, सीसीई, सीखने के समान आकलन, या फिर सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि किस किस बच्चे को असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट इन लर्निंग, ये सारी चीजें पता है। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, ये चारों की चारों चीजें पता है कि नहीं पता है। पहले ये मुझे बताइए किस किस बच्चे को ये चीजें पता है और नहीं पता है। ऑप्शन बच्चे कह रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके चलिए, आंसर तो कई बच्चे जो है वो सही आंसर दे रहे हैं, इसका 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है बच्चे के लिए क्या होता है, बच्चा जो होता है अपना आकलन स्वयं कर रहा होता है, और जब बच्चे को कुछ नहीं आता है तो बच्चा जो है उठकर टीचर से पूछ लेता है, उसी को हम कहते हैं सीखने के समान आकलन, या सीखने के वहां पर आपका असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। इसमें अपने आप का आकलन बच्चा खुद कर रहा होता है। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ठीक है। चलिए एक बार 2 मिनट रुक वेट कीजिए डियर, किसी का फोन आ रहा है बार बार।
चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए चलिए, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलें। देखो क्या बोल रखा है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो मैंने आपको रिकॉर्ड्स बताए थे, रिकॉर्ड्स में चाहे रेटिंग स्केल हो या फिर चेकलिस्ट हो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो, पोर्टफोलियो, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई थी। तो जल्दी से बताइए रेटिंग स्केल जो होता है उसमें कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। इन चारों ऑप्शन में से बताइए सही आंसर क्या होगा। कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, फटाफट बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में ही। चलिए बच्चे कह रहे हैं इसका 3 होगा। ओके, जांच सूची, चेकलिस्ट। चलिए, तो जांच सूची जो है डियर अपने आप में ही क्या है, वो है, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड है, जिसमें क्या करते हैं इसको दो भागों में बांटा होता है। एक ऐसे तरीके का पेपर होगा, इस सीरियल नंबर यानी कि 1 2 3 4 लिखा होगा। यहां पर आप किस चीज में पार्टिसिपेशन कर रहे हो और यहां पर यस या नो में, ये दो भाग में बटा होता है जांच सूची। रेटिंग स्केल जो होता है ये आपका कम से कम 3 बिंदु में और ज्यादा से ज्यादा 7 बिंदुओं में, जैसे कि 3 बिंदु में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। यहां पर आप स्पोर्ट्स में, डिसिप्लिन में कैसे हो वो लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा गुड, वेरी गुड, एवरेज, एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट, ऐसे करके लिखा होगा। तो रेटिंग स्केल जो होता है वो क्या करता है, अवलोकन करके, क्या करके, ऑब्जर्वेशन करके सारी की सारी चीजें इसमें डालता है। अगर किसी बच्चे, कोई चीज बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो आप उसका अवलोकन करके ही तो बोलोगे हाँ अच्छा है, बुरा है तो आप बुरों में डालोगे। तो जो भी होगा इस प्रकार से रिकॉर्ड को तैयार करके अवलोकन करके किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण अध्ययन का कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस इज नॉट। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, कौन सा नहीं है। जल्दी से बताओ डियर, कौन सा नहीं है। चलिए बच्चे कह रहे हैं डी। डी क्या है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही आंसर लगाया, मैंने आपको बोल रखा है कभी भी परिभाषाओं के ऊपर या फिर रटने के ऊपर, याद करने के ऊपर जोर नहीं दिया जाता। कभी भी डेफिनेशंस के ऊपर, रोट मेमोराइजेशन के ऊपर या फिर रिमेंबरिंग के ऊपर कभी भी जोर नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। बच्चे कह रहे हैं सर 81 का टॉपिक क्लियर करवा दो। डियर मैंने तभी तो पूछा था आपको, आपने सीसीई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये सीसीई वाला ही चैप्टर है और ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ईवीएस में भी होता है, पेडागोजी में भी होता है, साइकोलॉजी में भी होता है, मैथ्स में भी होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो इस वाले टॉपिक को अगर आपने क्लियर करा तो काफी नंबर आपके सेव होंगे। अगर नहीं देखा है आपने ये वाला टॉपिक, या मतलब आपको ये समझ में नहीं आया, तो आज शाम को 4 बजे, कितने बजे, आज शाम को 4 बजे 4 PM, शाम को 4 बजे जो होगा वो आपकी इसी चीज की क्या होगी, क्लास होगी। तो जिस जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो शाम को 4 बजे आकर ये सीसीई वाला चैप्टर देख लीजिएगा। बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बिल्कुल यही करवाएंगे आज शाम को सीसीई 4 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र, क्या बोल रखा है, डायग्राम्स जो होते हैं उसको रीडिंग यानी कि पढ़ना या पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या से संकेतक के संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने या पढ़ाने के द्वारा हो सकता है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा इसका, फटाफट जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। चलिए बी बी बी, सेकंड सेकंड सेकंड, क्या है सेकंड, ए बी एन सी। चलिए चित्र आप पढ़ा रहे थे तो अवलोकन तो बच्चा करेगा ही करेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका होगा ही होगा। साथ ही साथ में बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस भी करेगा यानी कि अभिव्यक्त भी करेगा, क्योंकि चित्र में उसको क्या दिखाई दे रहा है वो भी तो आप एक्सप्लेन करेगा ना बच्चा।
तो ये भी सही है। साथ ही साथ में बच्चा जो है उसका विश्लेषण भी करेगा कि कौन सा बच्चा नाव चला रहा है, कौन सा बच्चा नाव को पकड़कर खींच रहा है, ये भी सही है। लेकिन प्रयोग करना कहां पर हो गया? चित्र के द्वारा प्रयोग थोड़ी होता है। चित्र के द्वारा तो आप किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे होते हो, प्रयोग तो मैथमेटिक्स साइंस वगैरह में होता है, लैब जाकर। तो जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, देखिए। बोल रखा है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिला, नीचे मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किसी भी प्रदेश का भाग है। किस प्रदेश का भाग है वो आपको बताना है। तो इतनी चीजें पढ़ने के बावजूद अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर लगाया जिस जिस बच्चों ने लगाया। और वैसे भी अब ये कहाँ के घर होते हैं? लेह एंड लद्दाख के घर होते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर अब एक अलग यूनियन टेरिटरी हो गया है, लेह एंड लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी हो गया है। ये क्वेश्चन ओल्ड है, पिछले साल का है, इसलिए आपका क्या है, ये पूछा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको ऑप्शन में लेह और लद्दाख देखने को मिलेगा, तो आप लेह और लद्दाख पर टिक करोगे। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर नहीं देखने को मिलेगा। ये पुराना पेपर है इसलिए आपको जम्मू कश्मीर दिख रहा है, इसलिए हमने जम्मू कश्मीर पर टिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये 4 कथन दिए गए हैं आपके पास और सही कथन का आपको चयन करना है। तो ये 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। पढ़ते हैं, देखिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल के तक छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही आंसर किया गया है। यानी कि इस जगह पर जो जंगल, बांस, खरपतवार उग जाते हैं उसको उखाड़ कर जला देते हैं। ध्यान रखिएगा डियर, उखाड़ कर नहीं जलाते, वहीं पर गिरा के जला दिया जाता है। तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी कहता है गिरा कर जला दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खरपतवार, जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है, फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और जब इस जमीन पर खेती करने की बारी आती है तो बीज को छिड़कने से पहले इसका गहरा जोत जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी गहरा जोता नहीं जाता, हल्की सी जमीन को हिला दिया जाता है और उसी पर ही क्या किया जाता है, पूरी की पूरी बीज को बोया जाता है। तो इस हिसाब से देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही निकला हमारा, बिल्कुल सही था कि इसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। साथ ही साथ में बी जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है, और सी जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर नीचे चेक करना पड़ेगा क्या है। देखिए केवल ए, केवल डी, बी और सी, ए और डी। देखिए डी तो आपका यहाँ पर गलत ही हो गया। ठीक है, डी तो आपका यहाँ पर गलत ही हो गया। बाकी देखो बी में हमें कहीं ना कहीं डाउट था, क्योंकि उखाड़ कर नहीं जलाया जाता, उसको वहीं पर गिरा कर जला दिया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। जलाया तो जाता है लेकिन गिरा के जलाया जाता है, क्योंकि बी एंड सी दोनों को हम मानेंगे तो आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता है। तो इस हिसाब से जो देखा जाएगा सी तो सही है, लेकिन इस हिसाब से जो हम इसका आंसर मानेंगे वो क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर ए मानेंगे, केवल ए। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया कि जो है उखाड़ कर नहीं जलाया जाता, उसको वहीं पर ही गिराकर जला दिया जाता है, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस हिसाब से जिस जिस बच्चों ने इसका केवल ए लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, चलिए जलाया तो जाता है लेकिन गिराकर जलाया जाता, उखाड़ कर नहीं जलाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियाको निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। अब टैपियाको मैंने आपको बोला था कहाँ के लोग खाते हैं, और जो अपने घर के आंगन में भी उगाते हैं वो है आपका केरल राज्य। किस किस बच्चों ने दिया है केरल राज्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिस जिस बच्चों ने बोला वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, डीएलएड एनओएस वाले सीटेट में मान्य है क्या, बिल्कुल डियर मान्य है, टेंशन ना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या बोल रखा है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है। तो किस रंग में देखते हैं आपके रात में जागने वाले जानवर, तो मैंने आपको बोला था व्हाइट एंड ब्लैक या ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ भी बोल लो आप इसको। तो जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर 4 रखा वो बिल्कुल सही आंसर रखा, काला और सफेद। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, देखिए केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो ये आपके सामने कारण है और आपके सामने ऑप्शन है, पढ़ो क्या है। देखिए चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा, बताओ एक बार।
डियर एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार एग्जाम दे लीजिए और बाद में डेट ऑफ बर्थ ठीक करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चे कह रहे हैं 89 का सी होगा, सी यानी कि ये। चलिए चेक करते हैं। केंचुए जो होते हैं मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बिल्कुल ठीक कहा है कि पत्तियां जो होती हैं मरी हुई या पौधे जो होते हैं मरे हुए जो आप उखाड़ कर रख देते हो उसको केंचुए खाकर उनके मल से खाद बनती है और वो जमीन उपजाऊ होती है। सही कहा है ए, जिस बच्चों ने लगाया है। नेक्स्ट है केंचुए खरपतवार खाते हैं। बिल्कुल गलत है, केंचुए कभी भी खरपतवार नहीं खाते हैं। वो जो जमीन में फसल लगी होगी चाहे वो खरपतवार ही क्यों ना हो, वो उसको नहीं खाएंगे जब तक आप उसे उखाड़कर जमीन पर नहीं गिरा दोगे। ओके, तो ये गलत है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन क्या होती है, पौली हो जाती है, जिसमें हवा सर्कुलेशन और पानी का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। ये भी सही है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिलता जाता है। ये भी बिल्कुल सही आंसर का है। तो ए, सी एंड डी। तो जिस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड सी, डी एंड ए, जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो क्या बोल रखा है। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा यानी कि ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तांबा और टिन बच्चों ने देना शुरू कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ। जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। तांबे और टिन को पिघलाकर कांसा बनाया जाता है जिसके द्वारा तोप या फिर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। और बच्चे कह रहे हैं सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो डियर राइट हैंड साइड में 3 डॉट होते हैं आपकी मोबाइल में या कहीं पर भी आप देख रहे हो, वहां पर आप अपनी क्वालिटी को 480p पर करिए। अगर आप पीसी में देख रहे हो तो नीचे की तरफ आपकी एक गोल सा सर्कल बना होगा सेटिंग का, सेटिंग में जाकर उस वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाओ, आपको सही दिखाई देगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये कब का था? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई थिंक 2019 का था। कब का था? 2019 का था, जो जुलाई में हुआ था आपका। जुलाई में हुआ था, दिसंबर में हुआ था? ओके, जब भी हुआ 2019 का था ये पेपर, ठीक है। चलिए तो ये हो गए 30 क्वेश्चन। अब बात करते हैं 2018 में जो पेपर हुआ था उसकी। तो एक बार मैं आपको पेपर ले आता हूं स्क्रीन पर, फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए जो पहले करा हमने जुलाई 2019 दिसंबर का और 2019 जुलाई का था, और ये जो है ये 2018 दिसंबर का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पढ़ लीजिए और बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन तो सही दिख ही रहे होंगे आपको, बड़े बड़े। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखिए बोल रखा है कि ओके ये नीला पेन यार अजीब लगता है। क्या बोल रखा है कि भारत में बिहार के संपेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। अब क्या बोल रखा है, बिहार में गोवा और जम्मू कश्मीर की स्थिति। तो आप सभी को पता है बिहार जो है आपका यहां पर पड़ता है, ठीक है। अब यहां से आपको कहां जाना है, यहां पर लगा लीजिए प्लस का निशान। क्या लगा लीजिए? प्लस का निशान। अब कहां जाना है आपको? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है यहां पर है, यानी कि इस दिशा में जाना है। तो इस दिशा में के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, यानी कि वेस्ट नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट जहां पर दिखे पहले आप उसको टिक कर लीजिए। तो नॉर्थ वेस्ट केवल एक में ही है, उत्तर पश्चिम या फिर नॉर्थ वेस्ट। तो जिस बच्चों ने इसका एक देखो, एक ही हमने साइड निकाली, दूसरी साइड हमने अभी निकाली भी नहीं है, फिर उसके बाद वो गोवा जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है। गोवा निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि गोवा निकालने से पहले ही आपका आंसर मिल गया है। बाकी गोवा जो है वो इस तरफ पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के इस तरफ। थोड़ा सा अगर आप प्लस का निशान बनाओगे तो जम्मू कश्मीर के इधर की तरफ पड़ता है गोवा, तो यहां से ये इस तरफ को आएगा ये, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, यानी कि वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट बोल लो, तो इस तरफ को पड़ेगा गोवा, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी साइडें निकाल सकते हो अपने पेपर के ऊपर ही, अपने एग्जाम्स की सीट के ऊपर ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, देखिए 62 में बोल रखा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। ध्यान रखिएगा स्लोएस्ट बोल रखा है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, और मैंने आपको जब पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बोला था कि आपने एक गिलास लिया फॉर एग्जांपल के रूप में और आपने एक टंकी ली है, तो किस में आपका जो होगा वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा होगी, बेहतर होगी, अच्छी होगी, या फिर किस में धीमी होगी। तो जल्दी से बताइए सही आंसर इसका क्या होगा, कौन सा बच्चा बताएगा इसका।
चलिए 62 का डी आ रहा है, डी। बिल्कुल, जिस जिस बच्चों ने इसका डी लगाया, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, ये बिल्कुल सही आंसर है। देखो, जितनी सतह ज्यादा होगी उसके कारण भी कभी ना कभी धीमा होगा, क्योंकि जो है गिलास छोटा है, जल्दी गर्म हो जाएगा, और टंकी जो है वो बड़ी है, सतह उसकी चौड़ी हो गई है, तो सतह जो गर्म होने में टाइम लगेगा। या फिर तापमान जो होगा, जो हीट होगी, वो जितनी ज्यादा दोगे उतनी जल्दी गर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के संपेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। द एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग, क्या बोल रखा है, रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो वो किस प्रकार का कौशल है, दिशानात्मक, चित्रात्मक, स्थिति है या ग्राफिक। जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। चलिए 63 का 2 क्या है, चित्रण। बिल्कुल सही आंसर लगाया, मैपिंग कौशल। क्यों, क्योंकि मैपिंग में ही आपके सारी की सारी वहां पर स्थान भी, एक स्थान से दूसरे स्थान की क्या दूरी है, क्या दिशा है, ये सारी की सारी चीजें देखनी होती है, तो मैपिंग स्किल आपका अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बताइए कौन बच्चा आंसर बताएगा कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी। तो ये बताओ कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा। देखो, सिफारिश तो की गई थी एनसीएफ के अंदर, लेकिन उसने जो है वो परिपालित नहीं कर पाया, मतलब उसको सही तरीके से लागू नहीं करवा पाया था। और सही तरीके से लागू जो करवाया था वो किसने करवाया था, तो 2005 ने करवाया था। तो ये बात पहले किसमें की गई थी वो आपको बताना है। तो ये करी गई थी 1975 में सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर 4, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, लेकिन लागू सही तरीके से करवाया था एनसीएफ 2005 ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो किस क्षेत्र में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का रिवाज है, जल्दी से बताइए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में या दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। तो कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। चलिए 64 का बच्चे कह रहे हैं 3, ओके 65 है डियर, ये 63 नहीं है। चलिए ए, बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चों ने कहा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो आपका मैंने आपको बोला था, यहाँ से अब जब नेपाल खत्म होता है तो फिर यहाँ से आ जाता है आपका सिक्किम, और फिर आ जाता है हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र। क्या आ जाता है हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र। ये जो हमारा रीजन होता है, ये जो होता है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया वो बिल्कुल सही लगाया, जैसे कि झूम खेती वगैरह यहीं पर ही की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं उसके कारण जो आप करंट को क्या कर रहे हो, बना रहे हो, वो उसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बच्चे कि बांध को टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल डियर, ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चे ने बोला बिल्कुल सही आंसर लगाया। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जब आपका डैम बनता है तो डैम बनने पर उसके ऊपर क्या बनाया जाता है, बिजली उत्पन्न करने के लिए कुछ जनरेटर्स लगाए जाते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो उसके लिए बांध टिकाऊ नहीं होता, बल्कि उसमें बांध थोड़ा बहुत वहां पर नुकसान पहुंचता है बांध को। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था, टिकाऊ नहीं होता बल्कि दिक्कतें होती हैं उसको। ठीक है, तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, आपको ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पता होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, और कौन कौन सी गैस है, मीथेन, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, ये भी आपके ग्रीन हाउस गैस के लिए इफेक्टेड करती है। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया, उपयुक्त सभी, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल डी इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। अब ठंडा रेगिस्तान कौन सा होता है आप सभी को पता है, लेह और लद्दाख होता है। ये जो है कभी भी मानसून से प्रभावित नहीं होता, वर्षा यहाँ पर बहुत कम होती है, रेयर होती है। ओके, तो वो किस कारण होती है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको। जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा इसका, जल्दी से बताओ। चलिए 2 कह रहे हैं ठंडा रेगिस्तान जो होता है हिमालय की वृष्ट छाया में होता है। बिल्कुल डियर, ऑप्शन नंबर सी
सॉरी बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। हिमालय जो है वो पूरा का पूरा घेर कर रखता है किसको, लेह लद्दाख को, ठंडे रेगिस्तान को, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मानसून पवनें जो होती आ नहीं पाती, जिसकी वजह से सही तरीके से बारिश नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? जो टर्निंग ताजमहल येलो हो रहा है उसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है, कौन है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या फिर क्लोरीन? जल्दी से बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, साइंस से पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन साइंस से पूछा गया, और जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया भी था। बिल्कुल, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो जल के साथ मिलकर क्या बना जाता है, एसिडिक रेन करा देता है, जिसके कारण जो होता है वो पीला हो रहा है संगमरमर, यानी कि ताजमहल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? तो आपको मैंने बोला था ये 1200 ईस्वी के आसपास मिट्टी का बना हुआ था, जो कि किसने बनवाया था, काकतीय राजवंश ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, काकतीय राजवंश। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, देखिए, 15 GmL घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो देखो यहां पर क्या बोल रखा है, 15 GmL का है और आपके पास 3 ml का घनात्म है, तो वो कितना आयतन वाले क्षेत्र के द्रव्यमान के बराबर होगा? तो इसको करने के लिए जब मैं आपको साइंस करवा रहा था, ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस की क्लास 6 का बुक का एक क्वेश्चन है, उसमें क्या करा गया था, तो इसको है ना इस चीज से क्या कर दिया गया था, डिवाइड करके करवाया गया था। क्या करके डिवाइड करके करवाया गया था। फॉर एग्जाम्पल के रूप में इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3, यानी कि जो 1 है वो किसके बराबर है, 3, यानी कि जब ये 3 है तो इसको 15 गुना 3 कर दो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 45 GmL के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो होता है आपका दे रखा घनत्व और जो आयतन दे रखा है, इन दोनों को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है वॉल्यूम एंड डेंसिटी को। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या लगाया था, सेकंड 45, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, 17(1) का बी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी आदिश और राशि है? तो आपको जब साइंस वाली मैम पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको, मैम ने बताया था और मैंने भी बताया था, आदिश राशि और सादिश राशि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा था। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे, मिस करे होंगे तो आपको दिक्कत होगी समझने में। अगर आपने देख रखा है तो आपको आराम से क्वेश्चन का जवाब आप दे दोगे। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, जो द्रव्यमान होता है ना वो क्या होता है आपका, आदिश राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। बिल्कुल, चलिए सभी बच्चों ने सही लगाया, सभी बच्चों को इस चीज की जानकारी है मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है कहलाती है। ये भी आपका कहाँ का है, साइंस का ही टॉपिक है। देखो, जिस चीज में से आपकी कोई रोशनी निकल जाती है उसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में ग्लास जो होता है उसमें सूरज की रोशनी जो होगी वो पार हो जाएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे। और वहीं पर ही अगर किसी चीज में से नहीं निकल पाती तो उसको हम क्या कहते हैं, देखो थोड़ी बहुत निकलेगी तो उसको क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा, ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ठीक है, और जिसमें से निकल ही नहीं पाएगी उसको बताइए। देखिए क्या बोल रखा है, गुजर नहीं सकती। क्या कहा है, गुजर नहीं सकती। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहा जाएगा, अपरादर्शी कहा जाएगा, यानी कि ओपेक्यू कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, फॉर एग्जाम्पल के रूप में दरवाजा जो होता है वो कितने भी कोशिश कर लो उसके अंदर से रोशनी नहीं निकलेगी जब तक उसके बीच में कोई छेद नहीं होगा, होल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए ओके, बच्चों ने इसका आंसर 74 का भी दे दिया है। क्या बोल रखा है, ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, साइंस में पूछा गया था, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार जो है वो क्या होगा जिसका द्रव्यमान चांद्र की सतह पर 10 kg है। तो आप सभी को पता है कोई भी चीज जो पृथ्वी पर होती है 60 किलो की, वो 1/6 हो जाती है। कहां पर, ओके यहाँ पर मैंने मिसप्रिंट कर दिया, ओके वो 1/6 हो जाती है चांद पर सतह पर जाकर। मतलब कोई चीज 60 किलो की होगी तो वो चांद की सतह पर जाकर 1/6 हो जाएगी, मतलब 10 किलो की हो जाएगी। और वही इसका विपरीत कर दो, अगर कोई 10 किलो की चीज है तो वो 6/1 हो जाएगी, मतलब 60 किलो की हो जाएगी। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया।
ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था और इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको और करवाए थे। इसी से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन और है इसी के जैसे, वो भी क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं आपको जब करवा रहा था प्रैक्टिस, कहां पर, जब मैं आपको थ्योरी पोर्शन करवा रहा था उस समय मैंने आपको करवाए थे इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन और। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर सीरीज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करता है। तो विलय का विघटन दर यानी कि जो भी डिसोल्यूशन कर रहे हो उसका किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, दाब के ऊपर, तापमान के ऊपर, सतह क्षेत्र के ऊपर या फिर भार के ऊपर। कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा इसका, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, सरफेस क्षेत्र के ऊपर। फॉर एग्जांपल के रूप में एक गिलास लिया और एक आपने टैंकी ली। अब इस गिलास के अंदर आपने 1 चम्मच क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। इसके अंदर आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया। तो इसमें तो आपका 1 चम्मच नमक दिखेगा, लेकिन इसमें तो पता ही नहीं चलेगा कहां पर गुम हो गया वो 1 चम्मच। तो सतही क्षेत्र के ऊपर भी फोकस होता है, वो सरफेस एरिया के ऊपर भी फोकस होता है। तो जिस बच्चों ने सी लगाया, थर्ड लगाया, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो कौन सा ऐसा सबसे उपयुक्त रणनीति है, तो देखते ही लगा लेना चाहिए था कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगर बच्चा किसी चीज को खुद करता है तो उससे वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो बच्चा वहां पर उसके लिए खड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर जिस बच्चों ने 4th लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। कहां नहीं किया गया, पाठ्य पुस्तक में नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, कौन सा नहीं है वो पूछ रखा है, कौन सा रिलेवेंट नहीं है वो पूछ रखा है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, पढ़ो और बताओ सही आंसर इसका क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 4 आ रहा बच्चा कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वह पीड़ित थे। डियर, आप खुद उनको समझने के लिए जा रहे हो, ना कि समझाने के लिए जा रहे हो। तो उन पड़ोसियों को कैसे पता चलेगा, उन बीमारियों के बारे में कैसे अवेयरनेस होगी, नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। आप खुद वहां पर सर्वेक्षण करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करने के सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल या फिर इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है मेरे भाई, बस इतना बड़ा प्रश्न देने की क्या जरूरत थी। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ओके बच्चे कह रहे हैं बी क्या है, अनुभवनात्मक अधिगम दृष्टिकोण। ओके 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 चलिए यहां पर बच्चे ना 2 चीजों में फंसे हुए हैं, दोनों चीज को एक्सप्लेन करता हूं पहले मैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2nd होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर 3rd होगा, एक बच्चा कह रहा है कि अनुभवनात्मक होगा, एक बच्चा कह रहा है अन्वेषण होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं दोबारा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपातकालीन स्थिति के पहले क्या पूछे गए, अनुभव पूछे गए बच्चों से, यानी कि जो बच्चे के खुद के आग से, बिजली से या फिर किसी भी सड़क दुर्घटना से बच्चों के अपने आंखों से देखा हो या उन पर बीती हो, उन चीजों के अनुभव पूछे। यानी कि बच्चे के यहाँ पर क्या लिए जा रहे हैं, अपने अभिव्यक्ति करने का उनको मौका दिया जा रहा है, मतलब अपने आप को सामने रखने का मौका दिया जा रहा है। यानी कि यहां पर जो है अनुभवनात्मक भी हो सकता है और साथ ही साथ में इंक्वायरी भी हो सकता है, लेकिन यहां से अनुभव जोड़ा नहीं जा रहा, अनुभव लिए जा रहे हैं। तो यहां पर इंक्वायरी ज्यादा हो रही है, तो हम इंक्वायरी को यहां पर ज्यादा मोटिव देंगे। आगे पूछा
प्रश्न पूछे गए, उनके मौजूदा समझ का आकलन किया गया। और जब आप समझ का आकलन कर रहे होते हो तो इंक्वायरी कर रहे होते हो, अन्वेषण कर रहे होते हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेटर है, इसलिए हम सी मानेंगे। अनुभव कहने का मतलब यहां पर ये होता है कि बच्चे के अपने अनुभव क्या है उस चीज को समझाना और उस चीज को सामने प्रस्तुत करना, बाद में उसका आकलन वगैरह की बात नहीं करी जाती है। इसलिए इंक्वायरी इज द बेस्ट ऑप्शन। जिस जिस बच्चों ने इसका सी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, बिल्कुल सी सही आंसर लगाया इसका। ओके, डॉली पांडे कह रहे हैं सर प्लीज मेरा कमेंट लीजिए। डील बिल्कुल डियर, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रखा है देखिए, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। समुदाय कहने का मतलब है कम्युनिटी, आपके आसपास का इलाका। वो क्या है, एक महत्वपूर्ण अधिगम का संसाधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों होता है, जल्दी से बताइए सही आंसर इसका क्या होगा बच्चों। ओके, बच्चे कह रहे हैं नो सर बी होगा। संजू पटेल जी बी नहीं होगा, उसका सी होगा, इंक्वायरी बेस ही होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको बी लगता है तो आप बी मान लीजिए, बाकी मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है, और आपकी जो सीटेट की आंसर की है उसमें भी आपका सी ही दे रखा है। ठीक है, क्लास कब से चल रही है, तो 12-15 से क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं इसका सी होगा, सी होगा, सी होगा। क्या है, यह वास्तविक परिस्थिति। ओके, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपका वास्तविक परिस्थिति, रियल लाइफ सिचुएशन, अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर देने की बात करी जाए, वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। और समुदाय जो होता है वो वास्तविक परिस्थिति के साथ सीखने में और उनको अवसर देने का कार्य करती है। तो जिस जिस बच्चों ने सी लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य, देखिए बोल रखा प्राप्त अधिगम विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने से। तो सीधी सीधी सी बात है, विद्यालय के बाहर के जीवन से आप जोड़ रहे हो तो पाठ्य पुस्तक से आप बाहर जा रहे हो। क्या कर रहे हो, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। आप पाठ्य पुस्तक के ऊपर ही निर्धारित नहीं हो, पाठ्य पुस्तक के ऊपर ही आधारित नहीं हो, उससे बाहर जाकर सीखने के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि कक्षा तीसरी के छात्रों को रामा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और दादा, दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं। तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो। देखो क्या बोला इसने कि माँ, उनके बच्चे और उनके पिता जो करते हैं एकल परिवार का गठन करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये मानिए कि आप जो है एक लगा लो नाती हो, किसके, अपने नाना के, और नाना क्या है आपके अकेले हैं और आप अपने नाना के पास जाकर रहते हो। तो नाना और नाती दो ही है, तो ये भी तो एक एकल परिवार ही है। या फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप एक माता पिता हो और आपको कोई संतान नहीं हो रही थी तो आपने एक बच्चे को गोद ले लिया, तो वो भी क्या हो गया, एक प्रकार का एकल परिवार ही हुआ। या फिर फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप एक चाचा चाची हैं और उसने किसी बच्चे को गोद ले लिया, या फॉर एग्जाम्पल के रूप में दादा दादी है, उसने किसी बच्चे को गोद ले लिया। तो ये सारे के सारे अपने आप में ही एकल परिवार है। तो ये कहना गलत बात है कि जो आपका पिता, माँ और उनके परिवार में जो बच्चे हैं वो एकल परिवार का गठन करते हैं। ये आधी अधूरी जानकारी है। क्या है, आधी अधूरी जानकारी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एकल परिवार जो होते हैं वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो क्या है, ये परिवार की परिभाषा गलत है, इनकरेक्ट है। अगर आप फैमिली एंड फ्रेंड्स ईवीएस की क्लास में पढ़ोगे तो उसमें बहुत परिवारों के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं। तो चलिए ईवीएस की कक्षा में कौन सी एक गतिविधि है। पहला पिक्चर रीडिंग, दूसरा फील्ड विजिट, तीसरा यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड यानी कि चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, सामपट का उपयोग, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर है, देखते ही लगा लेना चाहिए था आपको। ऑप्शन नंबर फोर्थ उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस अबव। ये सारे के सारे क्या है, ईवीएस की कक्षा के लिए, किसी भी कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह, तो समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि कैसा होना चाहिए, समावेशी होगा। क्यों? क्योंकि समावेशी जो होता है वो कैसा होता है, जिसमें बच्चे की रुचि अरुचि, बच्चे की किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे वो विकलांग हो, मेधावी हो या सामान्य हो, सभी बच्चों का ध्यान कर रखकर उनको शिक्षा दी जाती है। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया समावेशी, वो बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही साथ में यहां पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा, देखिए कुछ चीजें जो होती है वो आपको एकीकृत करके सिखाई जाती है, यानी कि इंटीग्रेटेड करके सिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल के रूप में एक बच्चा जो है वो कम सीख रहा है, तो कम सीख रहा है, फॉर एग्जांपल के रूप में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको घटा या जमा नहीं आती है, तो आप उसको क्या करते हो, एक अलग विषय के रूप में क्या कर देते हो, एक अलग फॉर एग्जाम्पल के रूप में ग्रुप बनाकर सिखा देते हो। तो क्या कर रहे हो आप, इंटीग्रेटेड कर रहे हो, तो ये भी जरूरी है। साथ ही साथ में थर्मेटिक यानी कि विषयगत, यानी कि जो बुक्स वगैरह होती हैं उससे भी तो शिक्षा देनी जरूरी होती है, बुक्स से भी देना और बुक्स के आउटसाइड यानी कि बाहर जाकर भी देना है। तो इस हिसाब से जो होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, फोर्थ होगा डियर। बच्चों ने बात पूरी सुनी नहीं और बच्चों ने लगाना शुरू कर दिया, क्या होगा, फोर्थ होगा। चलिए ये था मेरा सीटेट की तरफ से आंसर, क्या था ये, सीटेट की तरफ से आंसर। लेकिन जो है इस सीटेट का जो आंसर है ये मुझे गलत लगता है। क्यों गलत लगता है, क्योंकि देखो एकीकृत जो होती है उसमें जो भाषा सिखाई जाती है, कुछ भी सिखाया जाता है ना, वो क्या होता है, देखो एकीकृत करने का जो काम किया गया था वो एनसीएफ 2005 ने करा था, एनसीएफ 2005 ने करा था बच्चों को एकीकृत करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में उस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था वो आपका, एक बार क्वेश्चन पर चलते हैं फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कहां गया वो क्वेश्चन, कहां गया वो एनसीएफ वाला क्वेश्चन यार, ये देखो ये रहा। देखो यहां पर क्या बोल रखा है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए बात करी गई थी। तो ये पहले करा था एनसीएफ 1975 ने और लागू करी थी 2005 ने। तो एकीकृत करने की तो बात करता है यहां पर, तो इस हिसाब से जो होगा ऑप्शन नंबर, कहां गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एनसीएफ साफ साफ कहता है एकीकृत करना है, क्या है, एकीकृत करना है। ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा। जब ये होगा तो ये समावेशी तो आपकी बात है ही, नॉर्मल सी बात है, होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, और विषयगत मैंने आपको समझा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में डाउट किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि एकीकृत जो होता है वो किस लिए होता है, किसी भी चीज के लिए सिखाने के लिए करते हो तो वहां पर क्या किया जाता है, आपका वो इकट्ठा करके तो दिया जाता है लेकिन पूरी की पूरी सुविधा नहीं दी जाती। लेकिन वो कहां पर किया जाता है, वो सिस्टम में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में। और यहां पर किसकी बात करी गई है, बुक्स की बात करी गई है, पाठ्यक्रम की बात करी गई है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी इसका सही है, समावेशी लगाकर ठोक कर मत आ जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल ओके। 79 का एक बार और बता दीजिए, 79 का क्या है, 79 ओके सही तो था डियर। क्या है, समुदाय जो होती है, कम्युनिटी जो होती है, हमारे आसपास के इलाके के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमें वास्तविक, देखो जैसे कि आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स जो चैप्टर है वो किससे बना है, इससे ही बना है। तो वास्तविक स्थिति के साथ परिस्थिति में रखकर सीखने का मौका देता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 84, क्या बोल रखा है 84 में, पढ़िए। बोल रखा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्ययन है, जो कि वो सांप बीन बजाने वाले, वो इनका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो किस चीज के लिए संवेदनशील बनाना है, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हो। क्या बोल रखा है, द ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज ए चैप्टर ऑन स्नेक चैम्बर। क्या बोल रखा है आगे, इट द इंस्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड बी द सैनिटाइज्ड। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए बच्चे कह रहे हैं सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा। चलिए देखते हैं
कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविकाओं से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। बिल्कुल एज इट इज की एज इट इज लाइन आपकी एनसीईआरटी बुक्स में लिखी गई है। बिल्कुल चैप्टर के सबसे लास्ट में चले जाओगे तो येलो कलर का एक पॉइंट बना रखा है, ऐसे येलो कलर का एक फोल्डर बना रखा है रंग भर के, उसमें एज इट इज की एज इट इज बात करी गई है कि सांपों को पकड़ना आप जो है कानूनी अपराध है, लेकिन जो सपेरे होते हैं वो सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर सांप को पकड़ना क्या कर देता है, कानूनी अपराध है, तो उनकी आजीविका यानी कि जो रोजी रोटी कमाते हैं उनसे वंचित करने से पहले क्या करना चाहिए, उनको एक अलग प्रकार का विकल्प दिया जाना चाहिए जब ऐसा करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ध्यान रखिएगा डियर कम से कम जो है वो 2000 बच्चे लाइव हैं और लाइक कितने बच्चों ने करा है, केवल 1400 बच्चों ने। तो जो कंजूस बच्चे हैं एक बार लाइक कर दो फटाफट, जिन्होंने लाइक नहीं करा, और शेयर कर दो यार फटाफट, शेयर कर दो फटाफट। 3000 बच्चे पहुंचाओ यार, क्या 2000 पे अटका रखा है इतनी देर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। अब आपका एक चैप्टर है टॉपिक में मिड डे मील के बारे में बात करी गई है, तो कौन सा मिड डे मील के बारे में बात करी गई है, 85 का 2 सेकंड बता रहे हैं बच्चे कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि मिड डे मील जो था वो पहले क्या दिया जाता था, दिया ही नहीं जाता था। फिर देखा गया कि बच्चे भूखे पेट पढ़ नहीं सकते तो उनको कच्चा भोजन दिए जाने लगा। लेकिन बाद में पता चला कि बच्चों को घर में इतनी तकलीफ है कि वो उसे पका भी नहीं सकते, तो बच्चों को प्राइमरी वाले विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ भोजन दिया गया। फिर आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक तक दिया जाना चाहिए, 1 से लेकर 8वीं तक दिया जाना चाहिए। तो ये क्या है, एक तरीके का पूरा एक शिक्षण अधिगम का करिकुलम है जो कि एक तरीके से आप बच्चों को पढ़ा कर सकते हो, समझा सकते हो। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों, क्योंकि मिड डे मील ईवीएस के ऊपर बिल्कुल लेना देना है। यह उन बच्चों के लिए जो कि बच्चे खाली पेट आते हैं विद्यालय में, मतलब जो भरे पेट आते हैं उसको नहीं मिलेगा भोजन, बिल्कुल गलत है। या फिर ये समय बर्बाद करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत था, 3rd गलत था, ए गलत था, यानी कि बी इसका सही आंसर है जिस जिस बच्चों ने बी लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना या सिखाना क्या बताता है। तो जल्दी से बताइए, लर्निंग विदाउट बर्डन जो होता है, जो किसने दिया, प्रोफेसर यशपाल के द्वारा दिया गया था, वो क्या कहते थे, किसके द्वारा सीखने सिखाने के ऊपर फोकस करते थे। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। बच्चे कह रहे हैं सी, बिल्कुल डियर, जो इनकॉम्प्रिहेंसिव यानी कि जो अबोध है उनका भार आपको कम करना है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में रटने के ऊपर फोकस नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मेमोराइजेशन के ऊपर फोर्स नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल के रूप में परिभाषा के ऊपर फोर्स नहीं करना कि इस चीज को याद करो, फॉर्मूले याद करो, नहीं, बच्चों को सीखने का मौका दिया जाना चाहिए, रटने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अबोध का भार आपको कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। जल्दी से बताइए कि कौन सा पर्पस है ग्रुप लर्निंग में ईवीएस क्लासरूम में। जल्दी से बताओ कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा इसका, कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा, फटाफट बताओ। चलिए बच्चे कह रहे हैं सी होगा, थर्ड होगा। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर आपने 81 का गलत बताया। ओके, 81 का गलत बताया। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं 81 को भी, टेंशन क्यों, किस बात की टेंशन लेनी। ठीक है, चलिए 87 का बच्चे क्या कह रहे हैं, सी। ओके, चेक करते हैं, संयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बिल्कुल सही आंसर लगाया। देखो, एक साथ काम करने के लिए और समूह में जो है एक साथ काम, एक दूसरे से मदद लेना देना, इन चीजों के ऊपर भी फोकस करा जाता है और साथ ही साथ में बच्चे का सामाजिकरण यानी कि मूल्यों का निर्माण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। चलिए एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने 81 का गलत बताया। एक बार 81 एक बार चेक कर लेते हैं हम, क्या हमने गलत बताया। 81 ये रहा, परिभाषाओं की गलत धारणा। ओके, गलत परिभाषा, शिक्षण अधिगम। ओके बच्चों, इसका जो है अच्छा हुआ बच्चे ने बता दिया, बिल्कुल सही है डियर। जिस जिस बच्चों ने इसका लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 लगा लो। इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 लगा लो। ए इसका गलत आंसर है। क्या है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण जो है समावेशी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फैमिली जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था एक ही प्रकार की फैमिली होगी वो नहीं होगी। और वैसे भी हमने परिभाषा के ऊपर जोर देने की बात नहीं करी गई थी। बिल्कुल सही लगाया, बच्चे ने सही बताया। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर ए लगाया था उसको चेंज कर लीजिए, सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है,
बिल्कुल सी सही लगा है इसका, सी कर लीजिएगा इसका। ओके बिल्कुल डियर, थैंक यू जिस बच्चे ने इसका सही करवाया है, बिल्कुल सी सही है इसका। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि परिवार अलग अलग प्रकार के होते हैं। सही कहा इस बच्चे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है, तो बाला का पूरा रूप क्या है। चलिए बाला की फुल फॉर्म बतानी है और बाला क्या होता है पहले वो बताना है। वो वाला बाला नहीं है, बाला बाला शैतान का साला, वो वाला नहीं है ये, ठीक है। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, इसकी फुल फॉर्म बताइए, कौन सा बच्चा इसका सही बताएगा फुल फॉर्म। सर संविधान 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 भारत में आएगा? नहीं डियर, संविधान जो है वो पेपर 1 में नहीं आएगा, वो पेपर 2 में आएगा। पेपर 2 में जिसने एसएसटी ले रखी है वो उसमें आएगा, ठीक है। पेपर 2 में जिसने संविधान ले रखा है यानी कि एसएसटी ले रखा है हीना जी, उसमें आएगा, ठीक है। बिल्कुल। चलिए जिस जिस बच्चे ने इसका लगाया है, बाला की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अब देखा होगा आपके स्कूल्स की जो बिल्डिंग होती है उसमें अलग अलग प्रकार की पजल्स बनाई होती हैं, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो बाला के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जिस जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क जो होता है वो क्या होता है? जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। चलिए जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा। चलिए बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड और सेकंड में बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए समझते हैं थर्ड और सेकंड दोनों को। पहला है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, और तीसरा है वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा आयोजित विचार। ध्यान रखिएगा वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक की तो बात यहाँ पर होती ही नहीं है, क्योंकि वहां पर जो होता है वो फिक्स जवाब के ऊपर बात होता है। किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके तर्क निकाले जाते हैं, ओके। तो उसमें वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक की बात करी जाती है। वैकल्पिक ढांचा यहाँ पर कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में जो बच्चे सीटेट दे रहे हैं तो सीटेट के साथ साथ वो वैकल्पिक भी रखते हैं, किस चीज को? यूपी टेट को, रिट वगैरह को, उसको हम वैकल्पिक ढांचे के रूप में। तो जो अवधारणा है कि औपचारिक रूप के स्वीकृति स्पष्टीकरण से क्या होता है, ये अलग होता है। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। सही तरीके से एज एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश करी मैंने आपको, बिल्कुल 2 इज द राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह एक प्रश्न क्या है? तो ये 4 ऑप्शन है और यह है आपका ऑप्शन नंबर होमवर्क। क्या है ये आपका? होमवर्क। इस वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर लिखकर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। कहाँ? नीचे कमेंट बॉक्स में। वो भी किस वाले कमेंट में? ऑफलाइन वाले कमेंट में। ये ऑनलाइन वाले कमेंट में मत लिखिएगा। जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर जो होगा वो दिल वाला हार्ट जो होता है उसको मैं रेड कर दूंगा, यानी कि पिंच कर दूंगा उसको। वहां से आप पता चल सक जाएगा आपको कि सही आंसर क्या होगा। ऑफलाइन वाले कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पेपर 2018 के और 30 क्वेश्चन 2019 के। इसके बाद जो है इंग्लिश शुरू हो जाता है, जो कि इंग्लिश जो होगी वो आपकी 2:15 पर क्लास होती है। कितने पर? 2:15 पर क्लास होगी। और आज आपकी मैराथन क्लास होनी थी इंग्लिश की, वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैम की जो तबीयत है वो थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो गई है। ज़्यादा ही उन्होंने पीपीटी के ऊपर काम कर लिया रात भर जाग कर, तो तबीयत उनकी ज़्यादा खराब हो गई है, जिसकी वजह से उनको सर्दी जुकाम हो गया, गला उनका बैठ गया है। लेट नाइट तक पीपीटी बना रही थी वो, जिसकी वजह से टाइम लग गया ज़्यादा और तबीयत उनकी होगी खराब, ठीक है। तो वो आज जहाँ तक ख्याल है रिकवरी के लिए रेस्ट करेंगी और कल आपको क्लास दे देंगी वो आपको, ठीक है। कल आपकी मैराथन हो जाएगी अगर वो ठीक हो जाएंगी तो। बाकी अब मुझे बताइए कि ये 60 क्वेश्चन जो हमने करे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो आपको समझ में आए कि नहीं आए, और जिस बच्चे को कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए वो भी मुझे बताइए, ताकि फीडबैक मुझे आपका मिल सके, ठीक है। बिल्कुल डियर, किसी बच्चे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबका कमेंट शो हो रहा है। अरे कैसी बात कर रहे हो डियर, हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हम किसी का कमेंट ना पढ़ें। ओके बच्चे कह रहे हैं सर आपसे फरवरी में मिलना है, कहाँ मिले? डियर अभी जो है विवेक जी कहीं पर भीड़ इकट्ठी करना जो है अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अभी जो है थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही जो ये कोरोना का पेंडेमिक टाइम है वो खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन हट जाएंगे, तब बिल्कुल एक मीटअप करा जाएगा। टेंशन ना लीजिए, मीटअप किया जाएगा, बिल्कुल सबसे मिलेंगे। जिन जिन बच्चों को आना हो बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है।
बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज ऑफिशियल आंसर की से आंसर बताइएगा। बिल्कुल डियर, ये ऑफिशियल आंसर की से ही आंसर बताए गए हैं, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर 90 का बता दो 90 का यहाँ पर जितने बच्चों ने आंसर दिया वो सभी के सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 90 का। नहीं तो कल हम क्लास में चेक करेंगे ना, तब हम कर लेंगे। चलिए, जो बच्चे इसका 90 का, मैं इतना बता देता हूं, जो बच्चे इस 90 का सी लगा रहे हैं ना वो गलत है। जो बच्चे सी लगा रहे हैं वो गलत है। लीजिए अब 3 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन में से देख लीजिए। चलिए, तो आज का आंसर, आज का टॉपिक, आज के क्वेश्चन बस दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी क्लासेस हम देते रहें, ठीक है। और साथ ही साथ में चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय